हाय दोस्तों, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का अपने क्लासेस शानली में। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है, शाम के बज रहे हैं 4। आज है तारीख 29 दिसंबर। आपका 2022 जाने वाला है, तो शायद समय के साथ अच्छी यादों के साथ उसको विदा करने की कोशिश करिए। उसी के साथ आप पढ़ते भी रहिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आज की इस क्लास में मैंने आपके लिए जो लिया है टॉपिक, वो आपका पेपर 2 है। ध्यान से देखिएगा। आपको समझना क्या है कि ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया, एक वीडियो आपको दिया। जो भी ना देखा हो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा रिसेंट में। शिक्षण सूत्र ये हम पढ़ रहे हैं, काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक है बिकॉज इससे प्रश्न भर भर के आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी जब पेपर और प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। फिलहाल अभी कोर्स पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं। आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं भूलना, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मेरी है डेली आके मैं पढ़ाऊँ आपको, वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये छोटे छोटे समर्थन के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे साथ 3 महीने, लगभग 2.5 महीने से जुड़े हुए हैं। मैं उनके साथ टच में हूँ, उनको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ, डाउट्स भी क्लियर कर रही हूँ आप लोगों के। तो आप जितने भी फ्रेंड्स आज पहली बार आ रहे हैं, ये काम ज़रूर करिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर न्यूज़, अपडेट, लेटर जो भी कुछ आएगा, अभी फ़िलहाल आपके लिए नहीं आ रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन बाद सारी ऑफिशियल नोटिस आने लगेगी, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो चीज़ को ज्वाइन करना, ताकि आपको हर एक चीज़ें पता चलती रहेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। लाइक करना बिल्कुल ना भूले, मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है। क्लियर? चलो आ जाओ। क्या देखना है हमें? मैंने आपको शिक्षण सूत्रों के बारे में हर एक चीज़ बताई थी, जिसमें कि इसके पहले की क्लास में मैंने 5 आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। अब हमारी गाड़ी नेक्स्ट स्टॉपेज पे चलती है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं फटाफट। डोंट वेस्ट अवर टाइम। टाइम्स फ्लाई फ्रेंड्स, ऑलवेज फ्लाई, वी नेवर वी कैप्चर इट। चलो, मैंने आपको कितने करवा दिए थे? एक सेकेंड फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने 50 करवाए थे ना। ये 50 यहाँ पे था जो हाईलाइट करना मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, 6 से करना है ना। यस। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा स्टेशन। पहला स्टेशन है यहाँ आज का, पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ पर अंग हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, ध्यान से रखना। इसका है पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। पूर्ण मतलब पूरा कंप्लीट, अंश मतलब छोटे छोटे टुकड़े, एक शॉर्ट फॉर्म में। अब आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। नाम से ही पता चल जाता है कि पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। नहीं, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कभी किताब को बाहर से नहीं जज करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे नारियल होता है, बाहर से कितना हार्ड होता है लेकिन अंदर से कितना अच्छा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, पूर्ण से अंश की ओर, पूरा कंप्लीट, फिर छोटा छोटा टुकड़ा। अब इसमें क्या चीज़ें हैं देखिए। शिक्षक को, एक टीचर को बालक के सामने नई शिक्षण सामग्री पहले पूर्ण एवं संगठित रूप से पेश करनी चाहिए। जब आप किसी को पढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ किसी को बता रहे हैं, खासकर छोटे बच्चे पे सब कुछ अप्लाई है। जब मैं ये बोलूँ कि आप किसी को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो यही सोचा करें कि सिर्फ हम प्राइमरी वाले के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और किसी को हमें नहीं पढ़ाना है, हमको उन्हीं को बताना है। तो उनको हम किस साधारण तरीके से डील करेंगे, वही बात बताई जा रही है आपको। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब एक टीचर सामने के सामने नई शिक्षण सामग्री है, ठीक है, तो पहले उसको वो पूर्ण तरीके से ले आए, संगठित मतलब पूरा एक सेट ऑफ कलेक्शन के साथ ले आके उनके सामने रखे। उसी के बेस पर, उसी के नींव पकड़कर, उसी को, उसके अंगों को, अंग कहिए या अंश कहिए, एक ही चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ढेर सारे अंग मिलकर बॉडी बनती है ना, तो वही चीज़ है। उसके अंशों को समझाना चाहिए, ठीक है। ये विज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ पे अंश लिख लीजिएगा, ठीक है। इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अकॉर्डिंग, बालकों को पूर्ण वस्तु से शुरू करके वस्तु के हर भाग का ज्ञान कराया जाए। आप उनके सामने ले जाकर पूरी चीजें रखो, उसके बाद उनको एक एक वस्तु के बारे में, एक एक भाग के बारे में ज्ञान दो। ये है, ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये मिला के पूरा अल्फ़ाबेट है। आप पहले तो अल्फ़ाबेट बता दो। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पूरा मिला के क्या बनता है, अल्फ़ाबेट्स बनता है। अल्फ़ाबेट्स, एक एक अल्फ़ाबेट्स को मिला के पूरा अल्फ़ाबेट का एक सेट ऑफ कलेक्शन बनता है। तो पहले आपने पूरा बोला कि हम अल्फ़ाबेट पढ़ने वाले हैं, फिर आपने एक एक करके बताया। आप बोलेंगे मैं पूरा वर्णमाला आज पढ़ाने वाला हूँ, तो पहले का ख ग घ अंगा च छ ज झ इया टा ठा पूरा करके आप उससे बताने लगे। तो पहले आपने वर्णमाला शब्द उनके दिमाग में डाल दिया, वर्णमाला आ गया। वर्णमाला जब उन्होंने सीख लिया कि वर्णमाला में ये चीज़ें आती हैं, तो उन्हें आपने क्या किया, एक एक वर्ण को बता दिया। तो ये चीज़ें रिलेट कर गई कि नहीं कर गई? तो यही बात आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। समझ पा रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना आप? आगे आइए।
इसलिए इतिहास पढ़ाते समय पहले संपूर्ण युग का ज्ञान कराया जाता है। तत्पश्चात उसके अंशों के बारे में बताया जाता है कि ये राजा यहाँ थे, इनका राज्य विस्तार इतना था, इनके मंत्री इतने थे, इनके गण इतने थे, इनकी सैनिक इतने थे, इनके टुकड़े इतनी थी, इनका पैसा इतना था, इनका ये इतना था, ये यहाँ युद्ध किए, वहाँ युद्ध किए, यही है, ये सारी चीज़ें। पहले उन राजा के एक विशाल मगध साम्राज्य था, वहाँ पर इतने इतने लोग हुआ करते थे। चंद्रगुप्त ये था, फिर चंद्रगुप्त का बेटा आया, बेटे का बेटा आया, बेटे का बेटा आया, ये तमाम चीज़ें। तो पहले लेकिन चंद्रगुप्त, जब मौर्य साम्राज्य की बात आती है या मगध साम्राज्य की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या दौड़ता है? मौर्य साम्राज्य की बात आएगी तो चंद्रगुप्त मौर्य ही दौड़ते हैं, लेकिन उसमें तो अशोक भी थे, उसमें बिंबिसार भी थे, उसमें और भी लोग थे, उनका नाम तो नहीं दिमाग में आ रहा है, उनका नाम तो बाद में आ रहा है ना। तो वही चीज़ है, ये चीज़ समझने का प्रयास करना आप, ठीक है। अब देखो क्या है इस संबंध में, यह निश्चित कर लेना कि आखिर पूर्ण क्या है। पूर्ण क्या मतलब है कि पूरा नाम। ऐसा ना हो कि कहीं इतिहास पढ़ाते समय शिक्षक संसार को ही पूर्ण समझ बैठे और बालक को संसार का ज्ञान देता रहे। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जो हम बात बताने जा रहे हैं उसमें पहला पूर्ण क्या है और अंश क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूर्ण देखेंगे तो पूरा ब्रह्मांड ही पूर्ण हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं करना है, हमको टुकड़े टुकड़े का पूर्ण बताना है। जैसे उत्तर प्रदेश एक पूर्ण है, ठीक है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, दिल्ली वालों से कोई मतलब नहीं है और हरियाणा वालों से कोई मतलब नहीं है, वो अलग अलग राज्य हो गया। लेकिन अभी इंडिया की पूरी बारी आएगी तो वो इंडिया का वो एक राज्य है, ठीक है, इंडिया में तो सारे आ जाएंगे। तो हमको सिर्फ यूपी भर का ही पूर्ण बताना है कि ये यूपी हमारा है, ठीक। ध्यान रखना है इस चीज को कि क्या बात बोली जा रही है। आगे आओ। स्मरण रहे यानी कि आपको याद रहे कि पूर्ण का जो परिणाम है बालक के ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ बढ़ता है। पूर्ण का जो रिजल्ट है वो उनको तभी रिजल्ट के तौर पर दिखाई देगा जब उनके बौद्धिक स्तर में बढ़ोतरी होगी। अभी उनको आप छोटे छोटे भी बताएंगे, ठीक है, तभी उनको समझ में आएगा। 6 वर्ष के बालक के लिए पूर्ण उसका मूल्य, उसके 12 वर्ष की, ये मूल्य नहीं लिखा है, ये मूल्य लिखा है, उसका 12 वर्ष के बालक में उसका प्रदान होता है। मतलब जैसे आप कोई चीज़ अगर 6 वर्ष में पढ़ा रहे हो, 6 क्लास में है, मतलब 6 साल का है, लगभग 4-5 साल का आप पढ़ा रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट आपको चाहते हो कि तुरंत मिल जाए वो तब ना मिलके बाद में मिलता है। क्योंकि कोई चीज़ भी चाहिए फ्रेंड्स, आज पेड़ लगाएंगे तो क्या आज थोड़ी हो जाएगा, आज बिया आप लगाओगे तो क्या आज ही पेड़ निकल जाएगा, नहीं ना, उसको 10-15 दिन लगेगा कि नहीं, महीना लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वैसे ही ये भी चीज़ है, तुरंत आप जो सोचोगे कि मैंने इनको ये चीज़ पढ़ा दी, ये चीज़ बता दिया तो मुझे कल ही इसका रिजल्ट मिल जाए, ये बच्चे मुझे, मतलब आज मैंने जितना पढ़ा है कल आप मुझे सुना दो, कर पाओगे आप ऐसा? बहुत रेयर केस में आप पूरी बात नहीं बता पाएंगे। जितनी मैंने पढ़ाई है मैं तो तुरंत कल बता दूंगी, तो ये कैसे हुआ? मैं जो ये पढ़ा रही हूँ आपको, अगर यही आपको मैं अभी कल तुरंत पूछूं तो क्या आप पूरी बात बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। सिर्फ आप उतनी बात बता पाओगे जितने उस समय आपके थॉट ऑफ माइंड में चलेगा। लेकिन मैं जितनी लाइन यहाँ पर बोल रही हूँ मैं सेम लाइन कल रिपीट कर सकती हूँ। कैसे रिपीट की? जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन आज आ रहा है। तो फर्क क्या हुआ? पढ़ा तो तब था, कितने साल हो गए मुझे किए हुए, ठीक है, सालों बीत गए, अब उसका मुझे आज रिजल्ट मिल रहा है। तो यही चीज़ है कि छोटे बच्चों को भी वो पूर्णता नहीं समझ में आती है, उनको तब समझ में आती है जब वो 6 का सीखा वो 12 में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए पहले बालक के पूर्ण को निश्चित कर लेना चाहिए, उसके बाद उनके अंगों का ज्ञान कराना चाहिए। गॉट इट? क्लियर? जैसे फ्रेंड्स आप एक रोटी का टुकड़ा खा रहे हो, रोटी खाई जा रही है, ठीक है, आप जैसे बड़े हो, छोटे बच्चों को इतनी छोटी छोटी रोटी, दूध रोटी खिलाया जाता है, दाल रोटी खिलाई जाती है, छोटा छोटा तोड़ के खिलाया जाता है ताकि वो उसको अच्छे से कुचल के, मतलब कूच के खा पाएँ। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे लोग एक रोटी में कितना टुकड़ा बनाएंगे? 4 टुकड़ा। और बड़े लोग रहते हैं तो 2 टुकड़ा बनाते हैं, बहुत बड़े लोग हैं तो एक के बार हम खा जाते हैं। तो ये तो ठीक है, अपना अपना जैसे जिसकी क्षमता है वो उस हिसाब से टुकड़ा बनाता है। तो छोटे बच्चे हैं, जब छोटे बच्चे हैं तो उनको एकदम छोटा छोटा दूध रोटी दाल रोटी खिलाया नहीं जाता ताकि वो आराम से उसको कुचल पाए और फिर उसको पचा पाए। तो वही चीज़ है, अब पूरी रोटी अगर कर देंगे, लो बेटा पूरी खाओ, तो उसके फंस जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा आपका काम। तो वही चीज़ है, समझ में आई? बड़े बड़े तेड़म लगाने पड़ते हैं आपको समझाने के लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब अगर पूर्ण से अंश मैं पूछूं या एग्जाम में पूछे तो कर लेंगे? कर लेंगे ना? पूर्ण से अंश समझ गए? यही बात है, बस इतना ध्यान रखना। मैं एग्जाम्पल पे थोड़ा फोकस इसलिए करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको एग्जाम्पल याद रहेगा, बाकी लिखना तो अपने आप से है। कौन इसको लिखेगा? कोई नहीं लिखेगा, है सिंपल सी बात है, कोई नहीं लिखने वाला है फ्रेंड्स। ये याद रहेगा कि पूर्ण से अंश का मतलब क्या है कि बड़ी रोटी डायरेक्ट कोई नहीं खा सकता, हमको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खिलाना होगा, ठीक। और हमको छोटे बच्चे को टुकड़े में रोटी भी खिलानी है और छोटे बच्चों को पढ़ाना भी है, तो उन्हीं के लिए हमें पढ़ाएंगे, उन्हीं के लिए अप्लाई करेंगे। समझ में आई बात? चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित पहले समझो, अनसर्टेन, अनफिक्स्ड,
नो परमानेंट, टेम्परोरी, निश्चित, सर्टेन, फिक्स, परमानेंट, टेम्परोरी नहीं है, हमेशा के लिए है, सालों साल है, यही है। नाम में ही गेम है, नाम समझ जाओ अपने आप लिख लोगे। अब आप इसमें क्या लिखोगे, यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तथ्य है, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि बालक का बौद्धिक विकास अनिश्चित से निश्चित की तरफ होता है। जो बच्चे का इंटेलिजेंस की पावर का डेवलपमेंट है वो अनिश्चित से अनसर्टेन से सर्टेन की तरफ बढ़ता है। क्योंकि जैसे अभी हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, आप जैसे डीलेट अभी कर रहे हैं, आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। लेकिन धीरे 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 करके जैसे जैसे आप एक सेमेस्टर करते जाएंगे आप निश्चित की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले सेमेस्टर में मेरी बात मान लो आप लोग, बाकी अगले सेमेस्टर में अपने मन की करना, क्योंकि आप कर ले जाओगे। मेरे पे भी एक डिपेंड का बहुत कर, जैसे थर्ड सेमेस्टर वाले पंच कर रहे हैं, क्लास कब होगी, क्लास कब होगी। अभी क्लास लेने लगो तो गायब हो जाएंगे, मैम मेरे यहाँ ये हो गया, मैम मेरे यहाँ हो गया, वो हो गया, ब्ला ब्ला रीजन बताएंगे। लेकिन अभी जब तक क्लास नहीं चले, अब एक बच्चे के लिए हम क्लास थोड़ी चलाएंगे, एक बच्चे के लिए तो नहीं, अपनी एनर्जी इतनी नहीं वेस्ट करेंगे। जब तुम पढ़ने आओगे तो हम तब भी पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाने आओगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। तो जब यहाँ पर ये निश्चितता बढ़ी कैसे, अब मैंने उनको छोड़ दिया, उनको सब पता है कैसे होगा, उनके लिए नहीं फिक्र है, आपके लिए फिक्र क्योंकि आपको नहीं पता है। तो ये अभी आप अनिश्चित चीज़ों के हैं, हल्का फुल्का पता है, कुछ नहीं पता है, कोई कुछ बता दे तो उस पर विश्वास है, कोई कुछ बता दे उस पर विश्वास है। लेकिन धीरे धीरे करके आप निश्चित हो जाएंगे कि नहीं, एक सेमेस्टर देने के बाद ये होगा कि हाँ ये जेन्युइन है। तो उसी तरीके से बच्चों को भी कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, तो पहले वो अनिश्चित रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता रहता है, फिर वो करके निश्चित तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी ज्ञानेंद्रियाँ विकसित, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके कैप्चर की जो पावर की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेलता है, उठता है, बैठता है, चारों दूसरी तरफ सामाजिक वातावरण के संपर्क में रहते हुए अनुकरण करता है। अनुकरण के द्वारा बहुत सारी वस्तुओं में विषय प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, सीखता है। कुछ माता पिता सीखता है, कुछ भाई बहन से। ठीक है, भाई बहन से हम शेयरिंग वाला गुण सीखते हैं कि होता ना, बेटा दे दो तुम्हारा भाई है, बेटा दे दो तुम्हारी बहन है, तो शेयर का गुण हमें यहीं से आ गया। फिर हम स्कूल में भी करने लगते हैं, लंच शेयर करने लगते हैं, टिफिन शेयर करके खाया है ना, सब ने खाया है, यही अच्छा रहता है। वहाँ वैरायटी वैरायटी व्यंजन मिलते थे, ये क्या दिन थे ना, मज़ा मिस करते हैं हम लोग। चलो आ जाओगे, आ जाओ, नहीं तो आप लोग चले जाओगे वहाँ पर। चलो आओ, इस क्या है, अर्जित होगा ये, ठीक है। इस तरह अर्जित किए हुए ज्ञान के आधार पर वह सनय 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 मतलब धीरे धीरे हर वस्तु के संबंध में अपनी निजी धारणाएं बना लेता है। और ये धारणा या विचार जो है प्रायः एक मतलब जो धुंधला है या अस्पष्ट है या अनिश्चित होते हैं, वो धीरे धीरे करके निश्चित हो जाते हैं। शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्थूल वस्तुएं चित्र उदाहरण के द्वारा बालक को अनिश्चित ज्ञान को निश्चयात्मकता प्रदान करें। टीचर को ये चाहिए कि जब आप उनको पढ़ा रहे हैं, जब आप उनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उनको चीज़ें ले आकर दिखाइए, तब उनमें विश्वास पनप पाएगा और वो सीख पाएंगे आसानी से, क्योंकि देखी हुई चीज़ें ज़्यादा तक हमारे स्मृति पटल पर रहती हैं। याद है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि हम कोई चीज़ अगर देख लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक बैठी रहती है। तो दो बता दिया, कोई प्रॉब्लम। एक ये बताया अनिश्चित से निश्चित की ओर, और एक बताया मूल से अंश की ओर। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर अब लिखने को आएगा तो आप लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? लिख लेंगे फ्रेंड्स, करने के ऊपर है, बस टॉपिक आप समझ लो। लिखना अपने आप से, सच बता रहे, सिर्फ लिखना अपने आप से, साफ साफ लिखना, उदाहरण दे देना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लिख ले जाएंगे आप। बस समय का ध्यान रखते हुए लिखिएगा उस समय। आगे आइए, चलिए नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा पहुंचता है 8वें पे, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। ठीक, पहले हमें मनोवैज्ञानिक चीज़ों को समझना है, फिर हमको तर्क वितर्क पे जाना है। इस सूत्र का मतलब है, अभिप्राय का मतलब है कि बालक को ज्ञान देते समय मनोवैज्ञानिक से तर्क के क्रम को अपनाना है। पहले आप तर्क ना करो, पहले आप रास्ता पकड़वाओ, उसके बाद तर्क पे ले आओ। मनोवैज्ञानिक क्रम के अकॉर्डिंग किसी वस्तु या विषय के ज्ञान को बालक की आयु, उसकी जो एज है बच्चे की, उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो आवश्यकता है और ग्रहण शक्ति के अनुसार पेश किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ को उनकी एज के हिसाब से करते हैं। जैसा जिसका कोर्स रहेगा, जैसे जिसकी पढ़ाई रहेगी, जैसे जिसकी उम्र रहेगी, जो जिस कक्षा में रहेगा, उसके लिए वैसे ही प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। तो वही है कि उनकी जो आयु है, उनकी जो एज है, उनकी जो रुचि है, उनकी जो नीड है, उनके जो कैप्चर करने की क्षमता है, आप उसके अनुसार उनके सामने प्रश्नों को रखो। इसके विपरीत, इसका उल्टा,
तार्किक क्रम का अर्थ होता है कि बालक के सामने ज्ञान को तार्किक ढंग से खंडों में विभाजित करके पेश करो। लेकिन जब तार्किक की बात आती है तो ये कहा जाता है कि तार्किक क्रम में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तर्क को ले जाओ। एक बैग तर्क के ले जाओगे तुमको समझ में नहीं आएगा, उनको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तर्क दोगे तो समझ आएंगे। क्योंकि तर्क ढंग से ज्ञान को पेश करते समय बालक की रुचि और आयु ग्रहण शक्ति की अवहेलना करते हुए सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि विषय सामग्री को सिर्फ तार्किक क्रम से ही पेश किया जाए, भले ही बालक उसे समझे या ना समझे। अतएव तार्किक ढंग से शिक्षण करने के बजाय मनोवैज्ञानिक क्रम से ज्ञान को पेश करना निश्चय ही उत्तम उपयोगी है। ये इसमें एक बात ये बताई गई कि पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। हमें इस सूत्र के अनुसार छोटी कक्षाओं में तार्किक क्रम के बजाय मनोवैज्ञानिक क्रम से शिक्षण कराना चाहिए। कह रहा है कि हमें जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें हमें तर्क वाले कार्य नहीं करने चाहिए, उनमें मनोवैज्ञानिक जो सिस्टम है उसके तहत चलना चाहिए। कि छोटे बच्चे उनको तर्क वितर्क नहीं आएगा, तर्क वितर्क तो हम लोगों को आता है, अब इस उम्र में आता है। क्यों, काहे, किस लिए, क्यों करें, मैं नहीं करूँगा, वो नहीं करेंगे, हमसे क्या उससे क्या, ये तर्क वितर्क, अच्छा ये क्यों हुआ, कहाँ लिखा है, किसमें देखा, कोई बातें बताई जाती हैं रूढ़वादिता की बजाय तो हमारा पहला प्रश्न होता है कहाँ लिखा है। हम तुरंत ये चीज़ कहते हैं जब अनावश्यक चीज़ें रहती हैं। कोई भी चीज़ हो सकता है कभी हम भी गलत हो जाएं, जरूरी नहीं कि हर समय सामने वाला ही गलत है। लेकिन तर्क वितर्क हम तब करते हैं, छोटे बच्चे को बता दो बेटा ये आम का पेड़ है, चाहे वो अमरूद का रहे तो हम मान जाएंगे कि आम का पेड़ है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। लेकिन मानसिक विकास के साथ साथ जैसे बालक की ऊंची कक्षाओं में पहुँचते हैं, जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 में हो जाते हैं, वैसे वैसे तर्क का क्रम भी जरूर अपनाने लगते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की तरफ चलना ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो छोटे बच्चों को समझाने के लिए जैसे हमारी पढ़ाई जो है वो LKG, PG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चलती है, वैसे मनोवैज्ञानिक क्रम के साथ पकड़ते पकड़ते वो धीरे धीरे तर्क की तरफ बढ़ना रहता है। क्योंकि हम एक भाग तर्क के साथ स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं, और छोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उतना बौद्धिक, उनका मानसिक स्तर, उतना कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं रहता है। आप समझ गए बात को? आप समझे कि नहीं समझे? आसान है, कर ले जाएंगे? बताइए, कर लेंगे? मुझे उम्मीद है फ्रेंड। देखिए, नाम पर डिपेंड है पूरी कहानी। अगर आप नाम समझ गए हो तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाम समझ गए, इसके पीछे की जो स्टोरी मैंने बताई वो आप समझ गए, तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिख ले। अब ये आप जैसे इस सूत्र से ये अभिप्राय है, इस सूत्र का मनोवैज्ञानिक अभिप्राय है, इस सूत्र का मतलब ये है, इस सूत्र का आशय ये है, अब ऐसे करके शुरुआत करके लिखना वो तो आपको आना चाहिए। बाकी अंदर जितनी बात मैंने हिंदी में ऐसे नॉर्मली ठेठ भाषा में बताई है, ठीक है, कोई बच्चा आता था बोलता था मैम ठोस भाषा में बताइए, वो बच्चा नहीं आता है, जो भी रहा होगा, कमेंट मैंने पढ़ा था। तो जो जो चीज़ दिमाग में हमारे सेट बैठी रहे वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आई बात? चलें आगे बढ़ें, आइए आगे चलते हैं। इसी बात पे लाइक हो जाए। 18 मिनट हो गए हैं, मैंने तब से एक भी बार नहीं कहा आपसे आप अच्छे हैं, नन्हे मुन्ने हैं। नन्हे मुन्ने क्यों हैं? बड़े वाले नन्हे मुन्ने हैं क्यों? आइए फ्रेंड, चलिए जिन्होंने नहीं किया हो फटाफट करके आइए। चलो आ जाओ 9th पे। 9th देखो क्या है, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। ये क्या है? इस सूत्र का अर्थ है। अब देखिए, इस सूत्र से अभिप्राय आपको मिला, इस सूत्र या आशय आपको मिला, इस सूत्र का अर्थ है, 3-4 चीजें मिली, इसी से सबकी शुरुआत कर दीजिएगा, बस सिंपल सी बात है। बालक के अनुभूत ज्ञान को तर्क युक्त या युक्त संगत बनाया जाए। बालक का जो अनुभूत ज्ञान है, जितना उसको समझ है, उसको तर्क या युक्त संगत बनाओ, जिससे वह सच्चा और निश्चित हो जाए। क्योंकि जब तक आप तर्क नहीं उसमें ले आके बढ़ाओगे, तब तक उसको ये लगेगा कि हाँ ये सही है, नहीं सही है, क्या मेरा सही है, क्या नहीं सही है, क्या मैं सही हूँ, नहीं सही हूँ। तर्क जब उसमें हो जाएगा तो वो सॉलिड हो जाएगा कि नहीं मेरा ही सही है। ही उसमें तभी ऐड हो पाएगा जब आप उसमें तर्क वितर्क करोगे। तो स्मरण रहे कि अनुभूत ज्ञान उस ज्ञान को कहते हैं जिसमें बालक अपने निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है। निरीक्षण तब करेगा जब वो जाके खुद खुचुर पुचुर लगाए रहेगा, खुद खोदेगा, खुद करेगा। अच्छा ये क्यों, अच्छा ये क्यों, ऐसा क्यों, यहाँ क्यों आया, क्यों 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 जो कर नहीं करता वो कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए क्यों करना चाहिए। हर मतलब कोई बात कोई समझा रहा है तब जाकर क्यों क्यों मत करो, वरना एक थप्पड़ भी पड़ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, और खासकर बड़ों के सामने तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये मत अप्लाई करना कहीं भी, नहीं तो अब आप ही लोग जानना। क्यों वहाँ पे करो, जैसे जैसे वही को ये बच्चों को सोचवाओ कि पक्षी क्यों उड़ता है, आप क्यों नहीं उड़ पा रहे,
बारिश ऊपर से क्यों होती, नीचे से क्यों नहीं होती? ऐसे क्यों करवाओ? ये चीज़ क्यों, रात क्यों हो जाती है, सुबह दिन कैसे हो जाता है, रात में ठंडा हो जाता है, दिन में गर्मी कैसे हो जाती है, तो ये क्यों करवाओ? ये जिज्ञासा जब उनके मन में आज तो हमको रीज़न पता है, लेकिन कभी तो हमको भी तो नहीं पता था, हमको भी तो कुछ नहीं मालूम था, हमको तो जो है कुछ और बता के बताया जाता था उस समय। तो वही समझो कि ये निरीक्षण किया हमने, कोई साइंस में कार्य किया, ये ब्लू को रेड में बदला, रेड को ब्लू में बदला, तो ये कैसे हो गया, कौन सा केमिकल आया, अच्छा इसमें ये वाला सोल्यूशन डाल देंगे तो क्या होगा, अच्छा इसमें ये चीज़ कर देंगे तो क्या होगा, पौधे धूप में भोजन बनाते हैं, अच्छा अंदर रख देंगे तो क्या पेड़ सड़ जाएगा, पेड़ खराब हो जाएगा, पेड़ मर जाएगा, खाना नहीं बना पाएगा। तो 100 प्लांट कैसे अंदर रह लेते, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो छाया में रहते हैं, उन बेचारे कैसे खाना बनाते, कभी सोचा? तो ये तभी आपको आएगा जब आप निरीक्षण करोगे, तब आप जब खुद खोज में लगे रहोगे, तब खोज में लगे रहोगे तो आपको जो आधा अधूरा ज्ञान है वो पूरा हो जाएगा। नहीं खोजोगे तो जितनी आधी अधूरी जानकारी उतना ही आप लेके टहलते रहोगे। आर यू एग्री विद मी? आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। चलो आओ आगे। बालक प्रायः जड़ों में पानी को जमते हुए देखते हैं, ठीक है। गर्मियों में भाप बनकर उड़ती है, हाँ बिल्कुल बनती है। ऐसे में प्रतिदिन सूरज को निकलते और डूबते हुए देखते हैं। तो इसके लिए अगर प्रश्न करें कि क्यों, कैसे, जैसे मनी प्लांट का पौधा है, मनी प्लांट का पौधा देखिए आपने, जैसे समुद्र में इतने सारे वेजिटेशन लाइफ पाई जाती है, वेजिटेटिव लाइफ पाई जाती है, तो पेड़ों में भी तो पानी में भी तो पेड़ पाया जाता है, तो उसको मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये कहा जाए कि सभी पौधों को मिट्टी की ज़रूरत है, तो ये कमल का फूल, कमल गट्टा जो फरता है उसमें क्या होता है, और भी बहुत सारे, वो क्या कहते हैं, अरे फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा तो खाते हो ना, वो तालाब में तो होता है सिंघाड़ा। कुकुरबिटेसी फैमिली से क्या कुछ कहते हैं ना, नहीं वो तो सरसों का नाम है शायद। सिंघाड़ा होता है, और एक करेमुआ आता है, करेमुआ पत्ती रहता है, पत्ती नुमा रहता है, उसको काट काट के खाया जाता है। तो वो सब क्या है, पेड़ सब तालाबों में होता है, सब नदियों में होता है, तो वहाँ कोई मिट्टी नहीं होती। मनी प्लांट देखो पानियों में होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? बच्चा प्रश्न जब करे कि अच्छा ये चीज़ सर मट्टी में लगी हुई है तो बढ़ रही, इसको तो मिट्टी नहीं दी गई तो कैसे हो रहा है, इसको मिनरल कहाँ से? अगर हम ये कहें कि मट्टी से मिनरल मिलता है तो पानी से कहाँ मिल रहा है? तो पानी में भी तो मिनरल है। फिर बच्चा पूछेगा अच्छा पानी में कौन कौन से मिनरल है, तब आप ये बताओ, तब तर्क हो गया, तब उसको चीज़ें आ गई। अब जो बच्चा ये नहीं करेगा आप उसको बता दो कि बेटा ये मनी प्लांट है, पानी में लग जाता है, और बेटा ये, तो बेटा जब समझ गए तो बेटा समझ गए, फिर बेटा 2 दिन बाद भूल गए। और जो बच्चा तर्क किया है उसको आप 2 महीने बाद भी पूछोगे तो उसे याद रहेगा। तो यही तो फर्क है, बच्चों के अंदर जिज्ञासा आपको पनपवाना है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए आगे आइए। मैं तो अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ, जैसे भी तिगड़म लगा रही हूँ आपको समझ में आ जाए। अगर इन्हीं बालकों से जड़ों में पानी में जमने और गर्मी में भाप बनकर उड़ने का कारण पूछा जाए तो संभवतः वो वैज्ञानिक और तार्किक विचार करते हुए सही उत्तर नहीं दे सकेंगे। देख लीजिए, यही बात मैंने बिना पढ़े आपको बोली। अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने बात बताई ना कि इसका पीछे का क्या मतलब है। ऐसी स्थिति में इस सूत्र के अनुसार यह जरूरी है कि शिक्षक के अनुभूत ज्ञान को तर्कयुक्त बनाया जाए। शिक्षक का जो ज्ञान है उसमें तर्क भिड़ाया जाए, बच्चों को तर्कयुक्त ज्ञान दिया जाए, और इससे बालक का ज्ञान सच्चा और निश्चित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है? आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब बात कर लेते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। ये क्या है? बहुत बड़ा इसको पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना तो आप लिखेंगे ही नहीं, इतना तो वक्त नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही लिखना रहेगा, इतना मात्र। ये तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक सेट ऑफ फॉन्ट में है, ये सब गूगल का वर्चुअल नोट है ना, तो ये सब पहले से मैनेज रहती है। अभी ये पेंसिल से लिखना होता ना तो ये पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ में आ जाता, ठीक है। अभी ये पूरा देखो एक बराबर से है सब, ये सब कंप्यूटराइज नोट्स है ना, वर्चुअली नोट्स सॉफ्ट कॉपी के रूप में, तो सबका फॉन्ट सेट है, सब एकदम लिमिटेड एरिया में। देखो कि एक बराबर से लिखा हुआ, हम लोग लिखते तो लिख पाते ना लिख पाते, इसीलिए आपको ये छोटा लग रहा होगा कि मैम कितना छोटा है कितना लिखेंगे, लेकिन जब आप इतना अपनी कॉपी में लिखोगे ना तो पूरा एक पैराग्राफ हो जाएगा। तो यही इतना तो लिखना है, बाकी तो मैं सारी बातें आपको सिर्फ समझा रही हूँ। समझ में आ रही है बात? चलो आ जाओ विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये क्या है? प्रारंभिक अवस्था में बालक का ज्ञान अस्पष्ट होता है। जब बच्चा छोटा होता है उसका जो ज्ञान होता है वो अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है। उसको हाँ पता है नहीं पता है, पता है तो पता है, नहीं पता है नहीं पता है, ठीक। यही चीज़ होती है, क्लियरेंस के साथ नहीं होता है, ठीक है। अव्यवस्थित होता है, कुछ क्रम में नहीं होता है। उसके ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए, निश्चित बनाने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए विश्लेषण से संश्लेषण का सूत्र यूज किया जाता है।
आप बच्चों के ज्ञान को कंठस्थ, सही क्रम में एक के बाद एक बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। विश्लेषण का अभिप्राय है किसी समस्या को ऐसे जीवित अंशों या भागों में तोड़ना कि जिसके जोड़ने पर समस्या का समाधान हो जाए। विश्लेषण का मतलब होता है कि कोई बड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो कि जब आप उस टुकड़ों को फिर से दोबारा जोड़ो तो आपकी समस्या का सलूशन निकल जाए। दूसरे शब्दों में हम ये बोलेंगे एक यहाँ पर कि विश्लेषण के अंतर्गत समस्या को विभिन्न अंगों में अलग अलग करके अध्ययन किया। विश्लेषण का मतलब होता है कि आप उसको एक एक अंश में जाकर टेस्टिंग करो, एक एक पेयर में जाकर टेस्टिंग करो। समस्या का संश्लेषण करने से ही बालकों की समस्या का संबंध स्पष्ट और निश्चित प्राप्त नहीं होगा। अब आप ये सोचो कि समस्या का आप सिर्फ विश्लेषण कर ले रहे हो तो बच्चों की समस्या के संबंध का जो एक दिक्कत है वो ज्ञान उनको नहीं प्राप्त होगा। इसके लिए हमें संश्लेषण भी जरूरी है। ये सोचो कि आप समस्या एक है और समस्या में सिर्फ आप विश्लेषण कर ले रहे हो, लेकिन तब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा जब तक आप उसमें संश्लेषण को भी नहीं लाओगे। तो विश्लेषण तो बताया, विश्लेषण क्या बताया मैंने ये बोला कि बड़ी सी कोई समस्या है तो जाके उसको तोड़ो, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करो, उसमें एक एक पार्ट में जाके चेकिंग करो कि कहाँ फॉल्ट आ रहा है। फिर जब उसको आप जोड़ोगे तब समस्या का एक एक पहलू समझ में आएगा कि हाँ इतना हिस्सा हमारा कवर हो गया। लेकिन उसका पूरा भावार्थ तब कंप्लीट होगा जब आप संश्लेषण भी करोगे। अब संश्लेषण क्या है वो समझो। संश्लेषण का मतलब है कि समस्या के विभाजित जीवित अंगों द्वारा किए गए ज्ञान को जोड़कर समझना। अभी विश्लेषण में क्या करो, उसको तोड़ दो। संश्लेषण में क्या करो, उसको चिपका दो। ध्यान से समझना पूरा। उदाहरण के लिए है कि इतिहास पढ़ते समय पहले हमें किसी भाग या स्थान के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में अध्ययन करने को कहेंगे, फिर बाद में हमें जाके क्या करेंगे, उसके बाद अन्य भागों का तुलना अध्ययन करने को कहेंगे, अंत में हमें भाग को जोड़कर पूरे संसार का ज्ञान प्राप्त करने को कहेंगे। तो विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियां एक दूसरे का पूरक है। ध्यान से रखना, ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि विश्लेषण और संश्लेषण की दोनों विधियां एक दूसरे को एक सिक्के के दो पहलू हैं। आदर्श शिक्षण हेतु दोनों ही विधियां एक मिश्रण जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से सिखा पाए कर पाए तो दोनों का बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? समझ में आई? आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं। प्रकृति का अनुसरण, ये 11th पॉइंट है। ये आज मैं पूरा आपको खत्म कर दूंगी। 2 ही दिन की क्लास में आपका शिक्षण सूत्र खत्म हो गया। बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि अब समय कम है, क्योंकि जो CDP का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और जो ज़्यादा प्रश्न बनता है तो वो तो अभी छुआ ही नहीं गया है, वो तो आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है, तो वो भी मुझे पकड़ना है, लाइन में ले आना है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले ये टॉपिक खत्म करते हैं फिर उस पर स्विच करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं और वो भी पढ़ना बाकी है हमें। प्रकृति का अनुसरण क्या है? इस सूत्र का 17वें सूत्र होगा। इस सूत्र का अभिप्राय है कि बालक को शिक्षा प्रकृति के अनुसार देनी चाहिए, के अनुसार संचालित करना चाहिए। शिक्षा इसलिए शिक्षा के सभी साधन बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के नियमों के बेस पे हो, ठीक है? जैसे उनका शारीरिक स्वास्थ्य, जैसे उनका मानसिक डेवलपमेंट है उसके बेस पे हो। दूसरे शब्दों में हम ये बात बोलेंगे कि बालक को जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, बच्चे को जो भी बातें बताई जा रही हैं वह उसके शारीरिक और मानसिक विकास के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके लेवल के हिसाब से होगी तब उसको समझ में आएगा। क्लास 5th के बच्चे को 5th की मैथ आएगी, 10th की नहीं आएगी, ठीक है? तो जितना उसका मानसिक स्तर है, जितना उसका शारीरिक स्तर है, स्वास्थ्य है, उसी के बेस पे उस पर आप चीज़ें डिपेंड करो और उसको समझाने का प्रयास करो। इसीलिए शिक्षक का अपना मनमानी करने का बालक की प्रकृति के अनुसार, ये प्रकृति का मतलब आप ये हरियाली में मत जाना, ठीक है? ये प्रकृति का मतलब नेचर से है, ठीक है? नेचर से है, बिहेवियर से, ये ना कि वो प्रकृति वातावरण से नहीं है, क्योंकि बालक की प्रकृति की बात कह रहा है। तो बच्चे के अनुसार आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो शिक्षा बालक के विकास में किसी तरह की बाधा डालती है वो अप्राकृतिक है। कोई अगर शिक्षा या कोई एक विधि है या टेक्निक है जो बच्चे को सीखने में दिक्कत कर रही है, बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसको दिक्कत महसूस हो रही है, तो फिर वो अप्राकृतिक है, अमनोवैज्ञानिक है। अतएव शिक्षक को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को कुंठित करे, बाधित करे। संक्षेप में ये कहेंगे कि शिक्षक को बालक का प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। ये लास्ट में ये कहूँगी कि टीचर को अगर पढ़ाना है, सिखाना है, तो बच्चे का जो नेचर है, बच्चा जिस तरीके से सीख रहा है, जैसे वो सीखते आ रहे हैं, आप उनको उस तरीके से सिखाओ, क्योंकि वो उस तरीके से सीखेंगे तो आसानी से सीख लेंगे, क्योंकि अपने मन से सीखेंगे, तब उनका उसमें मन और मूवमेंट इन्वॉल्व होगा। अगर आप उनको अपने तरीके से करने का सिखाएंगे तो हो सकता है कि वो ना ही पढ़ें, ना ही आगे बढ़ें, या ना ही कोई चीज़ करें, दिक्कत होगी, ठीक है? तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें हैं? क्लियर है यहाँ तक? चलिए फ्रेंड्स, फिर आपका ये जो टॉपिक था शिक्षण सूत्र, ये मैंने 2 क्लास में ओवर कर दिया। 11 सूत्र थे, 11 सूत्र बताए। आगे के जो सूत्र है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
उनसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, पीछे वाले से थोड़ा सा कम बनते हैं। ये फैक्ट है, रियल बातें मैंने आपको बताई। क्या कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम मतलब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला सूत्र नहीं समझ में आया। तो हम जब दूसरी क्लास सेक्शन अधिगम की करेंगे तो उसमें उनका नाम लेकर ये बात बता देंगे। तो जिनको भी नहीं समझ में आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि मुझे वो सूत्र नहीं समझ में आया। हम उसको दोबारा से रिपीट करके आपको बता देंगे, लेकिन अब ये आप मुझे तब बताएंगे तभी मैं आपको करवा पाऊँगी, ठीक है? क्योंकि आपके मन की बात आप ही मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रही क्लास, आधे घंटे की क्लास हुई आपकी, पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ हुई। अगर अच्छी लगी है, जेन्युइनली आपको समझ में आया है, कुछ अगर समझ में आया कि हाँ हमने सूत्रों में कुछ नया सीखा, कुछ नई बातें जानने को मिली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। पूरा वीडियो देखिए, पढ़िए, मस्ती करिए, एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, अच्छे से सीख पाएंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, ज़्यादा दिक्कत है तो मुझे मेल करिए। एक बात बस ध्यान रखिएगा, अब आप लोग सीरीज़ जाकर ले लीजिए, चाहे राधन की चाहे पवन की, नई लीजिएगा, पुरानी मत लीजिएगा। पढ़ने के लिए एक सोर्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? वो चाहे जो भी हो, वो आप पे डिपेंड है कि आप किसको प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। डेली क्लासेस में आइए, टाइम पर आइए, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। हम मेहनत कर रहे हैं एक साथ, हम अच्छा कर रहे हैं। 2022 के बैच के बच्चे काफ़ी बढ़िया हैं और अच्छा कर लेंगे, लेकिन आपको डेली अगर समझना होगा, देखना होगा। वैसे भी आधे घंटे का वक्त आप 24 घंटे में निकाल सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। चलिए फ्रेंड, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 5 बजे, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। 5 बजे सभी को फिर से आना है, तब तक के लिए टेक केयर।